नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सिंपल सा देखो मतलब है रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हो गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, लाइट का टकरा करके किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से वापस सेम मीडियम में आ जाना, इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन जनरली दो तरीके के होते हैं, है ना, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। टू टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, क्या है ये रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो जनरली जैसे मान लो हमने कहा कि अगर लाइट हमारी किसी ऐसे सरफेस पर पड़ रही है जो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है ना, एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कहने का मतलब है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी केस में होता है? फॉर स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होता है, उस केस में अगर लाइट का अगर रिफ्लेक्शन होगा तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा वहाँ से क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा कि ये हमारी कोई मिरर है या फिर कोई हमारी एक ऑब्जेक्ट है और इसकी तरफ हमने क्या कर दिया है? पॉलिशिंग कर दिया है। ठीक है, पॉलिशिंग करेंगे, अगर मान लो कोई भी एक ग्लास है, ग्लास की तरफ जब पॉलिशिंग करी जाती है तभी वो लाइट का क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। अगर मान लो पॉलिशिंग नहीं की है तो लाइट ऐसे टकराएगी और टकरा करके ऐसे सीधे भाग जाएगी। पॉलिशिंग करेंगे तभी क्या होगी? टकराएगी और टकरा करके फिर से वापस आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ढेर सारी, जैसे मान लो कि जितने एंगल पर ये है, सपोज करो जैसे मान लो एक दूसरी रेज है, एक दूसरी रेज है, तो ऑल लाइन यानी कि जितनी भी ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इन्हें क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इन्हें क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होगी? पैरेलल होगी। किसमें? कौन सी केस में? रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, क्योंकि सरफेस हमारा कैसा है? स्मूथ है ना, पॉलिश्ड अच्छे तरीके से स्मूथ है। मान लो अगर ऐसे किया है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे किया तो इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यही अगर हम बात करें अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो अब सरफेस थोड़ा सा खुरदुरा हो जाएगा। इसको बोलेंगे रफ सरफेस। सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ सरफेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अब कुछ ऐसे हो गया, दिख रहा है? थोड़ा सा जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, रफ हो गया, छोटे छोटे गड्ढे हो गए उसमें। तो अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इर्रेगुलर। मतलब मान लो कि एक लाइट ऐसे यहाँ फॉल हुई, मान लो ऐसे चली गई, अब एक दूसरी लाइट मान लो ऐसे गई तो हो सकता है ऐसे चला जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से एरो का निशान जरूर बना देना। मान लो एक तीसरी लाइट मान लो ऐसे फॉल हुई और तीसरी लाइट फॉल हुई वो मान लो ऐसे चली गई, तो ये कैसा रिफ्लेक्शन है? इर्रेगुलर। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू, कह सकते हो कि ड्यू टू रफ सरफेस। नहीं, रफ सरफेस। इसमें क्या होगा? ये हमारा जो होगा वो कैसा होगा? स्मूथ सरफेस होगा। बस समझ लेना है, लिखना नहीं है इसे। ठीक है, समझ लो, समझ में आ गया? रफ सरफेस की वजह से कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस हमारा खराब है, खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है, तो फिर कैसा होगा? इर्रेगुलर। जैसे मान लो कि हमारी अगर एक ग्लास है, बढ़िया सी है, हाँ, और ग्लास में अभी हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल, है ना, रेगुलर होगा। लेकिन मान लो ग्लास को अगर हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें,
तो उस केस में क्या होगा, फिर हमें बहुत सारे फिर अजीब अजीब तरीके के फिर हमें फिगर नजर आएंगे, इमेज नजर आएंगे, तो फिर हमारा वो इरेगुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? रेगुलर और इरेगुलर का मतलब ये हुआ। कर लो इतना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, तो समझते हैं, बड़ा ही आसान सा लॉ है। देखो होता क्या है जनरली, तो सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास ये कोई एक ग्लास था, ठीक है, और ग्लास में हमने क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। पॉलिशिंग करने का मतलब वो जूता वाला पॉलिश नहीं है। पॉलिशिंग करने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो कोई पेंट हो गया, जैसे जनरली हम लोग सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो अगर ग्लास देखे होगे तो ग्लास के पीछे अगर पेपर भी लगा दो तो भी हमें अपना फेस नज़र आने लगता है ना। और अगर पेपर नहीं लगा हुआ रहता है तो फेस नज़र आता है थोड़ा बहुत, बहुत हल्के से, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तब नज़र आएगा। लेकिन अगर पेपर लगा दिया ग्लास के पीछे, ग्लास नॉर्मल ग्लास की बात करें, जो घरों में ग्लास होती है ना, ऐसे अलमारी में जो ग्लास लगी हुई रहती है, तो उसमें अगर पीछे की तरफ अगर पेपर लगा दो तो क्या होता है, वो उसमें अपना फेस नज़र आने लगता है। पेपर हटा दिया तो सारा का सारा रेज दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई ग्लास है और हमने उसको पॉलिशिंग कर दी, इसको बोलते हैं पॉलिशिंग, ठीक है, पॉलिश कर दिया, सिल्वर की पॉलिशिंग करी जाती है। अब देखो क्या हुआ, मान लो कि एक लाइट की रेज ऐसे चल रही थी और चलते चलते यहाँ पर आकर के फॉल हुई। अब ये लाइट, इस रेज को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे क्या, ठीक है। देखो लाइट जहां पर भी फॉल होती है किसी भी सरफेस पर, तो उस सरफेस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। जैसे मान लो अगर ये सरफेस है, ये जो पाम दिख रहा है, ये अगर एक सरफेस है तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, ये। अगर ऐसे सरफेस है तो इसका नॉर्मल होगा ये, ऐसे सरफेस है तो इसका नॉर्मल होगा ये, ऐसे हो गया तो इसका नॉर्मल होगा ये। कहने का मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल मतलब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस सरफेस से और इसके बीच में कितने का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉल हुई ना, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल को डैश लाइन से बनाना है। ये हमारी क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना ये नॉर्मल है। अच्छा, तो अब ये इंसिडेंट रे आई, जहाँ पर आई वहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जहाँ पर स्ट्राइक करी, मान लो कि ये पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करी, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और अब ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम मीडियम में हो जाएगी, ये सी मीडियम में, सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इस वाले रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे है ना, रे क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये एरो क्या बता रहा है कि इस तरफ रे आ रही है, ये एरो क्या बता रहा है कि अब इधर की तरफ वापस जा रही है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से हमें जनरली दो लॉ मिले। पहला लॉ देखो, ध्यान से सुनना, पहला लॉ देखो क्या है। पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देखो प्लेन ही तो है, ये क्या है, जैसे मान लो हमने कहा ये प्लेन है, सपोज करो ये प्लेन है, तो वहां से एक रे आ रही है, यहाँ पर ऐसे टकराई तो यहाँ पर हमने ऐसे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर अब ये रे टकरा करके क्या चली गई, वापस चली गई। तो ये जो तीनों चीजें हैं, कौन कौन सी चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये प्लेन था तो तीनों की तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। ये हमारा पहला लॉ हो गया। क्लियर है, सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या लिख दिया जाए, इंसिडेंट रे, फर्स्ट यहाँ पे ऐसा लिख लेना, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल को बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा पहला लॉ हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लो, एग्जैक्टली समझ में आ जाना है क्या है। बस लॉ लिखना है कि देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं, तीन नहीं होते हैं, ठीक है। देखो दूसरा लॉ समझते हैं, ध्यान से पहले इधर समझ लो। दूसरा लॉ देखो क्या है,
दूसरा लॉ ये होता है, जैसे अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो नॉर्मल है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी, अगर हम ऐसे लाइन, अगर हम कोई भी अगर एक ही पॉइंट से दो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच एंगल, एक एंगल बन रहा है। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है, क्या, दो एंगल बन रहे हैं। तो इनके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है, जो टर्म है उसी से रिलेटेड है, नाम दे दिया गया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना उसे बोल दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना उसे बोल दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये होता है कि अगर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर नहीं, रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, रेगुलर, तो उस केस में हमारा जो आई होता है, एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर की। तो दूसरा लॉ क्या हो गया, दूसरा लॉ ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, एंगल आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन are always equal। यहाँ पर चाहो तो मेंशन कर लो, या तो ऐसा सेकेंड लिख लो, या सेकेंड लॉ लिख दो, बात एक ही है, सेकेंड लॉ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहने का क्या सीन हुआ कि अगर मान लो कोई रेज इंसिडेंट रे नॉर्मल से 45 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का बनाएगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने कहा कि हमें पता है कि हमारी ये मान लो मिरर है और एक रे ऐसे आई, यहाँ पर मैंने एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये दिया गया कि ये भाई ये 45 है, ठीक है। तो अब एक रे गई इस तरीके से जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो मान लो कि ये पूछ दिया कि बताओ भाई ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। दैट मीन्स अगर आई अगर 45 है तो आर भी हो जाएगा 45। यही है इंसिडेंस, कह लो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर अगर जैसे मान लो हमने ये बता दिया, यहाँ तुमने तो बता दी कि भाई आर जो हमारा होगा वो कितना होगा, 45। मान लो अगर हम कह रहे हैं कि आई, सपोज करो कि अगर हमारा आर अगर 90 डिग्री है तो आर कितना हो जाएगा फिर, या मान लो आई अगर हमने कहा, आई अगर हमने मान लो कहा कि 90 डिग्री है तो आर भी कितना हो जाएगा। देखो अब ये 90 डिग्री का देखो क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे डाल रहे हैं ना लाइट को, 90 का मतलब क्या हुआ कि लाइट अब ऐसे, मतलब रे जो है वो ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे जाएगी तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। जैसे जैसे वो खेले हो ना कि जैसे जब सूरज निकलता है तो ऐसे शीशे को जिस जिस एंगल पर घुमाते हैं वैसे वैसे, तो अगर पूरा अगर हॉरिजॉन्टल कर दें तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे घुमाते हैं तो इस तरीके से फिर आँख जो है ना वो सन भी क्या करती है, आँख में ऐसे जा करके लगती है, ऐसे फिर एक एंगल ऐसा आता है ना, तो जिस एंगल पर घुमाओगे उसी एंगल पर वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर मान लो अगर हम आई इज इक्वल टू अगर 0 लिए हैं तो आर भी क्या मिलेगा, 0। इस केस में देखो फिगर कैसा बनेगा, ये मान लो हमारी मिरर है, तो अब मान लो अगर ये नॉर्मल है तो हमें रे को भी ऐसे ही फॉल कराना पड़ेगा, तो ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। तभी तो देखो आई मतलब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, 0, और रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बन रहा है, 0। तो ध्यान रखना है ये वाला केस कि अगर मान लो ऐसे दिया है, मान लो फिगर में ऐसे ही दे दिया, बोल दिया कि इसमें आई और आर बताओ, इसमें आई कितना होगा, 0, और आर भी कितना होगा, 0 होगा। ये बस बात ध्यान रखो, ठीक। कर लो इतनी बातों को जल्दी से कर लो। हटा दिया जाए। देखो अब हम लोग ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो हमें जनरली 2 तरीके के रिफ्लेक्शन हमें देखने हैं। एक हमें प्लेन मिरर में देखना है, तो प्लेन मिरर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, प्लेन मिरर बहुत ही छोटा सा है, लेकिन
जो दूसरा वाला जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि स्फेरिकल मिरर में देखो, अब जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है ना हमें, वो हमें दो तरीके से पढ़ना है, दो तरीके के मिरर से पढ़ने हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जनरली हम दो तरीके के मिरर में देखेंगे। एक हम देखेंगे, हमें भाई पता है कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, मिरर। तो मिरर भी अब देखो दो तरीके के होंगे, एक हमारा होगा प्लेन मिरर, ठीक, और एक हमारा होगा स्फेरिकल मिरर। क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर काफी लंबा जाएगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। देखो, तो प्लेन मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मली हमें, अब यहां से देखो, जब हम अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं और प्लेन मिरर में जब अपने आप को जब देखते हो तो क्या बनता है, इमेज। तो यहां से तुमको दो बातें समझनी है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और जो ऑब्जेक्ट होगा उसी की इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम मिरर के सामने जाकर के खड़े हो गए, तो हम एज अ ऑब्जेक्ट हैं और मिरर में जो दिखाई दे रहा है हमें, वो हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट की हमेशा इमेज बनेगी ना। तो फिलहाल इस प्लेन मिरर में हमें क्या सीखना है, हमें इमेज का फॉर्मेशन सीखना है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज, ध्यान रखना इमेज की बात हो रही है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। हाँ, नहीं फिलहाल अभी नहीं। देखो, अब ये जो इमेज भी होती है ना, इमेज की भी कई सारी कहानी है। तो इमेज, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इमेज होती है ना, अगर हम इमेज की बात करें तो ये इमेज भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल इमेज। सब अब बहुत ज़्यादा तुमको अब ये सब नाम सुनाई देंगे, वर्चुअल, रियल। दूसरा होता है रियल, रियल, रियल इमेज, ठीक है, वर्चुअल और रियल इमेज। तो मिरर में हमें जो अपनी इमेज नज़र आती है वो वर्चुअल है। कैसी है वो, वर्चुअल है, ठीक है। तो अब देखो, यही तुम्हें दो तरीके के हमेशा इमेज जो है तुमको पढ़ने को मिलेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। किसी में रियल बनेगा, किसी में वर्चुअल बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने कहा कि भाई हमारी जो इमेज है वो दो तरीके की बनेगी, वर्चुअल बनेगी और रियल बनेगी। अब हो सकता है कि कुछ और तुमको जैसे देखो टर्म देखने को मिलेंगे। एक हमारा होगा क्या, अब इन दोनों को मिलाकर के हो सकता है कि हमारी जो इमेज बने वो इरेक्ट बने। क्या बने, इरेक्ट। दूसरा हो सकता है कि हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट कह लो, और एक हम कह लें क्या, इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड। देखो इन दोनों में क्या फर्क है। इरेक्ट, जैसे हमने कहा भाई हमारी इमेज इरेक्ट बनी है, तो इरेक्ट का क्या मतलब है, इरेक्ट का मतलब है सीधा। जैसे मान लो अगर हम प्लेन मिरर में अपने आप को अगर देखते हैं तो हमारी इमेज कैसे बनती है, सीधी सीधी बनती है। सर अगर ऊपर है तो मिरर में भी क्या नजर आता है, सर ऊपर नजर आता है, ऊपर पीछे तो नजर नहीं आता है ना। अच्छा, इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, उल्टा बनने लगे। ऐसे देखें और पता चला कि मेरा सर अब नीचे है, तो भाग जाना वहां से दौड़ करके एकदम बहुत तेजी से, ठीक है। अगर ऐसा कभी अगर हो जाए तुम लोगों के साथ कि मिरर में देखो और सर इधर उधर नजर आने लगे, पैर, सर की जगह पैर नजर आने लगे, दौड़ करके निकल लेना वहां से। हाँ होता है, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इरेक्ट हो जाए, इरेक्ट का मतलब सीधा, शुद्ध शुद्ध अगर हिंदी में लिखो तो क्या कहेंगे, सीधा, ठीक है। हाँ, इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा। क्या हो गया, उल्टा। ऐसे खड़े हैं और पता चला कि सर मेरा नीचे बन गया है, पैर ऊपर बन गया है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा।
ठीक है, पर इतनी बातों को नोट डाउन करो। यहां से देखो पूछा क्या जाता है, साफ साफ इस वाले तुम्हारे टॉपिक से पूछ दिया जाता है, प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती है। ठीक है, कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा है ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कोई 4-5 प्रॉपर्टी बतानी होती है। तो हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। हम प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं, इमेज की, है ना। फॉर्म्ड बाय, किसके थ्रू फॉर्म्ड हुआ हो, प्लेन मिरर के थ्रू। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो बता सकते हो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे मान लो हमने कहा सुबह सुबह अगर तुम शीशे में अपना फेस अगर देखते हो तो सीधा नजर आता है, तो क्या कह देंगे कि इमेज हमारी जो बनेगी प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, है ना। इसको लिख लिया जाए तो ऐसे लिख लो कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is always erect। क्या बनेगी, हमेशा इरेक्ट होगी। अच्छा, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, या वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हो, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, दूसरी चीज साइज क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो अगर हम कोई, मान लो अगर जो भी जितना ही बड़ा हो, जैसे मान लो अगर एक छोटे से ऑब्जेक्ट को देखोगे रखोगे तो जितने बड़े साइज का ये उतना ही बड़ा इमेज में नजर आएगा। ऐसा तो नहीं ना कि काफी बड़ा नजर आता है या छोटा नजर आता है। तो क्या कह दिया जाए, सेम साइज। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जिसको हम ऐसे कह सकते हो कि जो इमेजिनरी हो। वर्चुअल मीन्स ऐसे याद रख लो कि जो क्या हो, बस ऐसा फील होगा कि वहां पर बन रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अगर हम ये कहें कि इमेज जो बन रही है, तो इमेज अगर जो बन रही है तो पीछे कोई जगह तो है नहीं। क्या मिरर के पीछे कोई जगह है, तो वो कैसी बन रही है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है ना। तीसरी चीज सेम साइज। सेम साइज का मतलब समझ में आ रहा है ना, हम जितने बड़े होंगे सेम उतना ही हमारा इमेज बनेगा। अच्छा, और सेम डिस्टेंस पर बनेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मिरर से हम 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो इमेज भी क्या होगी, 5 मीटर पीछे बनेगी। बात समझ आ रही है। ऐसा होता है ना, जब ऐसे चलते हैं तो लगता है कि वो भी क्या आ रहा है, पास आ रहा है। जब दूर जाते हैं तो ऐसा क्या लगता है कि वो भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, द इमेज फॉर्म्ड इज फार। ऐसे लिखो, हाँ तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, द इमेज फॉर्म्ड is as far behind the mirror as object in front of it, ठीक है। तो जितना ही दूर तुम खड़े होगे उतनी ही दूर तुम्हारी इमेज भी नजर आएगी। ये तीसरी पॉइंट है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। देखो एक और हमारा जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड। एक तो है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया। एक होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरह ट्रीट करेगा मिरर में, और जो राइट है वो लेफ्ट की तरह ट्रीट करेगा। होगा ना ऐसा। मिरर के सामने अगर खड़े हो जाएं, जैसे मान लो अगर मिरर के सामने खड़े हो गए, तो अब मिरर जो बन रहा है हमारे लिए जो लेफ्ट हैंड है, तो उस मिरर में जो इमेज बन रही है उसके लिए वो क्या होगी, राइट हैंड होगी ना। मान लो हम ऐसे अगर खड़े हैं यहाँ पर, मान लो जो भी हमारी इमेज बन रही है, तो अगर इस इमेज के लिए देखो
तो इमेज के लिए, उसके लिए क्या होगा, ये वाली जो हैंड है वो क्या होगी, राइट होगी। अगर हमारी ये लेफ्ट है तो उसके लिए क्या होगी, फिर राइट होगी। इसको बोलते हैं क्या, लैटरली इन्वर्टेड, है ना। तो इसमें ऐसा करके लिख लो, द इमेज इज, ये आती है प्रॉपर्टी लिखने के लिए, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। सिंपल सी बात, इतनी बात याद रख लो, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जो लेफ्ट है वो राइट होगा, जो राइट है वो लेफ्ट होगा, चेंज हो जाएगा, लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा राइट में, राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में, ये मतलब है। अब जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास अगर 2 प्लेन मिरर है, ठीक है, कितनी मिरर है, 2 प्लेन मिरर है, तो 2 प्लेन मिरर के थ्रू कितनी इमेज हमारी बन सकती है। जैसे मान लो कभी जब बाल कटवाने, जब हम लोग जब नाई की दुकान पर जाते हैं, सलून पर जाते हैं, तो देखते हैं ना ढेर सारी इमेज बन रही होती है। तो अगर काउंट करें तो कितनी सारी बनेगी, अगर हम इसका अगर कैलकुलेशन है, देखो डिपेंड करता है कि मिरर कैसे रखे गए हैं। अगर मान लो दोनों मिरर, मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, तो अगर दोनों पैरेलल रखे गए, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में इनके बीच का जो एंगल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0 डिग्री। इन केस ऑफ पैरेलल एंगल कितना लिया जाता है, 0 डिग्री। तो देखो नंबर ऑफ इमेज निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा मतलब एंगल, थीटा मीन्स एंगल हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है एंगल पर कि इमेज मिरर कैसे रखे गए हैं, है ना। मान लो अब हमने कहा कि इन केस ऑफ पैरेलल मिरर, इन केस ऑफ अगर पैरेलल मिरर है तो कितने भाई उसके ऑब्जेक्ट कितने इमेज बनेंगे, तो देखो रखो 360 अपॉन 0, थीटा पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, 0। सर वो क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, थीटा, थीटा नहीं जानती, क्लास 10th में नहीं पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, 10th में नहीं पढ़ी हो ट्रिग्नोमेट्री। सर अभी जो है अच्छा अभी तो जस्ट अभी स्टार्ट ही करी हो, ठीक है। तो थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। थीटा क्या होता है, चलो एंगल। जैसे मान लो अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो थीटा मतलब कोई भी एंगल, समथिंग कुछ एंगल, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो थीटा -1। अब देखो किसी के भी अगर अपॉन में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। ध्यान रखना 2 चीज़ें होती हैं, किसी के अपॉन में अगर 0 है तो इनफाइनाइट मिलता है, और अगर किसी के अपॉन में 0 के अपॉन में अगर 1 है तो इसके केस में इनफाइनाइट मिलेगा और इस केस में 0 मिलेगा। ध्यान रहेगी ये बात। तो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, इनफाइनाइट ही तो बचेगा। तो कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। मान लो अगर बोल दिया कि नहीं, मिरर हमारे कुछ ऐसे रखे गए हैं, एक मिरर ऐसे है और एक मिरर ऐसे है, 2 मिरर हैं, बात को समझो, 2 मिरर है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो लिख लो, इन केस मिरर इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री, तो निकाल लो नंबर ऑफ इमेज। हाँ हाँ, और क्या, नंबर ऑफ इमेज देखो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, ये तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1, क्यों से भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो 360 बाई 90 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा, 0 से 0 का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 4 जा, ठीक है। तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स कितना आएगा, 3। तो अब कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। अगर 2 इमेज, अगर 2 मिरर हमारे कैसे रखे गए हैं, 90 डिग्री पर रखे गए हैं, तब। बात क्लियर हुई, इतनी बातों को नोट डाउन कर लो।